नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि जम्मू जिले की बात करें तो जम्मू जिले में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और जम्मू जिले में डेंगू के साथ साथ कोरोना महामारी का भी अब प्रकोप पड़ना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर की बात करें तो 6 डॉक्टरों के संक्रमित पाए जाने की खबर वहां से आ रही है और डॉक्टरों के संक्रमित होने से अस्पताल में भी हड़कंप मच गया है। और वहीं पर अगर बात करें अभी हम जम्मू की, तो जम्मू में अभी 100 से ज्यादा एक्टिव पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इससे संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हमें ये खबर सामने आई थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें गांधीनगर की, तो वहां पर 6 डॉक्टरों के संक्रमित पाए जाने की जो खबर है वो सामने आई और जिसके बाद से ये भी देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल प्रबंधक की बात करें या फिर आम जनता की बात करते हैं तो जो हड़कंप का माहौल है वो मचा हुआ है। क्योंकि जहां एक तरफ डेंगू जो है वो बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कोरोना भी अब अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। तो चलिए आइए उनकी तरफ रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। विनोद जी, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अगर बात करते हैं हम लोग डेंगू की, तो एक तरफ डेंगू जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, डेंगू के केसेस सामने आते हैं और वहीं पर अब कोरोना फिर एक बार पांव पसारना शुरू हो गया। तो उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा दोनों बीमारियों पर पकड़ करना? बिल्कुल पल्लवी, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पहले डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा था और अब जब सीमित हो चुका कोविड-19 भी अब पैर पसारने लगा है। अगर हम डेंगू की बात करें कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, यानी सर्दी ज्यादा होती जा रही है, तो केसेस इसमें कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जो मच्छर होते हैं, डेंगू वाले मच्छर, वो सर्दी में ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जैसे जैसे सर्दी होती है, हमारा अनुभव रहा है वेव 1 हो वेव 2 हो, इन दोनों में ही सर्दियों के दौरान इस वेव ने ज्यादा जोर पकड़ा था। जी, तो वहीं पर विनोद जी, हम कोरोना कर्फ्यू की भी बात करते हैं। तो जब सरकार द्वारा ये आदेश निकाला गया कि नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया जाएगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन लोगों की बात करें अगर तो लोगों द्वारा जो है ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से जो लापरवाही है वो भी बरतना शुरू हो गई थी। और वहीं पर अगर हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना और डेंगू के जहां पर दोनों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बीच काफी ज्यादा जो लोगों द्वारा लापरवाही भी देखने को मिल रही है। विनोद जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें नाइट कर्फ्यू की, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन अब वो जो संगीनता लोगों द्वारा इतनी नहीं दिखाई दे रही है। लोग जो हैं वो इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली भी नहीं ले रहे, क्योंकि अब उनको कोरोना जो है वो इतनी बड़ी बीमारी नजर नहीं आती जितनी कि शुरू में नजर आई थी। बिल्कुल पल्लवी, एक दौर ऐसा भी था जब वेव 1 थी और बहुत सारी डेथ्स हुई थी। उस दौरान हर एक व्यक्ति डरा हुआ था। लॉकडाउन लगाया गया, फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया और उसको पालन भी किया जा रहा था। बिना मास्क पे हम कहीं किसी को नहीं देखते थे और लोग डरते थे, भयभीत थे। जिनके नियर डियर, जिनके करीबी लोग, जिनकी डेथ हुई कोविड-19 के चलते, उनके दिलों में, जहन में अभी भी वो भय भरा हुआ है। उन्होंने खुद को मौत के करीब से देखा हुआ है। लेकिन जो लोग अभी एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए तो खतरा बने ही है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए खतरा है। और हमने देखा है, भले ही नाइट कर्फ्यू लगा है, लेकिन लोग फिर भी नाइट कर्फ्यू को भी वायलेट कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस देर रात तक फंक्शन चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये वक्त जब आ गया है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उस लगातार बढ़ते केसेस के मद्देनजर हमें अपने जहन में ये बिठा लेना चाहिए कि 6 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, खुद को सैनिटाइज करना, हाथों को सैनिटाइज करना, जो एसओपीज गाइडलाइंस बनाई गई उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा विनोद जी आपसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें अगर, तो वैक्सीनेशन ड्राइव को एक बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था और लोगों को जागरूक भी किया गया था। लेकिन एक जो अभी भी र्यूमर जो है वो यही है कि अगर कोई इंसान वैक्सीनेट है तो उसको कोरोना नहीं हो सकता। इसको लेकर लोगों को जागरूक करना कितना ज्यादा जरूरी है? और फार फ्लंग एरियाज की बात करें तो फार फ्लंग एरियाज में अभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है और बहुत स्लो स्पीड से ये जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है।
बल्कि एक तो मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर हॉस्पिटल में 6 पॉजिटिव केसेस आए और उसके बाद से जो ऑपरेशन थिएटर है उसको बंद कर दिया गया है। उसको सैनिटाइज करने के बाद जो केसेस पॉजिटिव आए हैं, जब तक उनके टेस्ट नहीं हो जाते, उस ऑपरेशन थिएटर्स को नहीं खोला जाएगा और सबकी टेस्टिंग की जा रही है, रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, RT-PCR किया जा रहा है। दूसरा, आपने जिस तरीके से कहा कि अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता जब वैक्सीनेशन के बाद, हमें कभी भी ये कल्पना नहीं करनी चाहिए, अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठानी चाहिए कि फुली वैक्सीनेट है तो हम किसी भी जगह जा सकते हैं या SOPs को वायलेट कर सकते हैं। हमने देखा है केसेस जिन लोगों को डबल डोज भी लगा है उनको भी दोबारा से कोविड-19 हुआ है। तो हमें ये सोचना चाहिए ये जो डोज है, जो वैक्सीनेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी बूस्टर के तौर पे काम करती है। ये नहीं है कि पक्की लोहे की शील्ड है और हमें द्वारा वायरस कोविड-19 नहीं हो सकता है। ये सभी हमारे दर्शकों को, लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि हमें 2 वैक्सीन लग चुकी है तो उसके बाद हमारे साथ दोबारा कोविड-19 नहीं हो सकता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी। और जिस तरीके से हम गांधीनगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि वहां से मामले सामने आने के बाद हॉस्पिटल में भी हड़कंप मच गया है और जहां पर RT-PCR टेस्ट अब करवाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि 6 डॉक्टरों के पॉजिटिव आने के बाद जो स्थिति है गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल की, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो हड़कंप मच गया है वहां पर, और लोगों में भी काफी ज्यादा जो है अब डर भी कोरोना का पनपने शुरू हो गया है। तो चलिए अब सांबा की तरफ रुख करेंगे और सांबा की अगर बात करेंगे तो डैमेज कंट्रोल में जुटी ताश के पत्तों की तरह प्रदेश कांग्रेस अब जुटी हुई है कि किस तरीके से कांग्रेस को अब वापस से सांबा में जो है वापस एक बुनियादी दौर पर उसको रखा जाए। और सांबा में आज कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिलेंगे गुलाम नबी आजाद और रमन भल्ला भी यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि कई नेताओं के इस्तीफे के बाद जो हड़बड़ाहट है वो हमें कांग्रेस में देखने को मिल रही है और प्रदेश कांग्रेस पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि फिर जाकर सांबा की अगर बात करें तो सांबा में जाकर जो है वो अपना एक परचम लहरा सके और अपनी जो बुनियाद है वो फिर मजबूत कर सके। और इसी के तहत आज गुलाम नबी आजाद और रमन भल्ला जो है वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद उनके साथ जो पॉलिसीज है उनको लेकर बातचीत की जाएगी। वहीं पर ज्यादा जानकारी क्या है और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात करें कांग्रेस की, तो पहले हमें देखने को मिला था कि भाजपा की वहां पर बैठक हुई और जिसके बाद अब कांग्रेस फिर जो है वो सक्रिय होती हुई नजर आ रही है सांबा में, और इसी के तहत गुलाम नबी आजाद हो या फिर रमन भल्ला हो, वो अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो किस तरीके की पॉलिसीज में बदलाव करने की जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा दिन ब दिन अपना जो परचम है वो लहराती हुई नजर आ रही है, अपनी पकड़ और मजबूत करती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले भी आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता जो वो इस समय ग्राउंड पर उतरना शुरू हो चुके हैं और जनता के बीच में वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी कांग्रेस के कैडर को लेकर, जो लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अलग अलग गुट जो है वो सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो गुलाम नबी आजाद एक तरफ जो है वो अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ दूसरा जो ग्रुप है GM मीर का, उसमें अगर बात करें तो रमन भल्ला भी जो है वो उनके ग्रुप के जो नेता है वो भी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज वो कुछ देर के बाद सांबा में पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले आपने कल भी देखा कि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने कल ठाठरी का दौरा किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कल कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और वो झुकाव किस ओर जा रहा है, वो गुलाम नबी आजाद की ओर जा रहा है। तो यहाँ जिस तरह से लगातार एक जोरों शोरों से बातें सुनने को मिल रही है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो वो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और उसके बाद चुनावों का बिगुल बच सकता है। तो उससे पहले कांग्रेस जो लगातार आप ये कह सकते हैं कि ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं कि किस तरह से डैमेज
कंट्रोल किया जाए, किस तरह से अपने पार्टी को संभाला जाए, बचाया जाए। क्योंकि एक तरफ भाजपा की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाजपा लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और भाजपा डंके की चोट पर यह कह रही है कि हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और 50+ का जो मिशन इस समय वो लेकर चल रहे हैं तो वो मिशन भी हम पूरा करेंगे। वो किसके बेस पर कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भाजपा को लेकर बात करें तो लोगों का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो एक तरफ जरूर देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहां पर चाहिए था कि जिस तरह से वो इस समय जन जागरण अभियान जो वो चलाए हुए है, अलग अलग जिलों में पहुंच रही है, लेकिन यहां पर डैमेज कंट्रोल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी जो कैडर बिखरा हुआ वो यूनाइट हो पाएगा और कांग्रेस एक बार फिर से कम बैक कर पाएगी। लेकिन एक प्रयास जो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस समय जरूर किया जा रहा है। इस समय तो आपको ये भी बताते चलो कि गुलाम नबी आजाद जो वो इस समय कठुआ जिला के दयालाचक में भी पहुंचने वाले हैं और एक तरफ रमन बल्ला सांबा में पहुंचने वाले हैं। तो कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद भी सांबा में लगभग 4 बजे के आसपास जो वो दौरा करेंगे और अपने वर्कर्स के साथ वो मीटिंग करेंगे। तो साफ तौर पर यहां पर यह नजर आ रहा है कि 2 गुटों में कांग्रेस बढ़ चुकी है और कांग्रेस लगातार अपना जनाधार भी खोती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां जो यूनाइट करने की बात हम कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी कैडर यूनाइट हो पाएगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप जो वो इस समय कांग्रेस के काम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है, जनता को दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस इस समय एक ही इकट्ठी पार्टी है जो इस समय काम कर रही है। लेकिन काफी मुश्किलातें जो वो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में देखिए अरुषि, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस इस समय जो है वो 2 गुटों में मिलकर काम कर रही है, चाहे हम जीए मीर की गुट की बात करें या फिर गुलाम नबी आजाद की गुट की बात करें, तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो जहां एक तरफ पीडीपी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, एनसी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है और भाजपा में बहुत से ऐसे नेता हैं जो बाकी पार्टियां छोड़कर भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो इस बीच अगर कांग्रेस में टकराव देखने को मिलता है, तो अगर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के लिए कितनी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलातें जो वो आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद एक ऐसा चेहरा है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और वो राज्यसभा में वो ऑपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। तो उनकी जिस तरह की पकड़ है, उनका जो जनाधार है वो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर रमन भल्ला की बात करें या जीए मीर की बात करें तो उनके साथ भी लोग हैं। लेकिन जो ज्यादा तौर पर जो इस समय कार्यकर्ताओं की अगर मजबूती देखें तो वो गुलाम नबी आजाद के पक्ष में जो वो नजर आ रही है। कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि शायद गुलाम नबी आजाद को अपना एक अलग फ्रंट बनाते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में और चुनावों में वो उतरेंगे। इस तरह का भी जो वो अटकलें लगाई जा रही है, शंकाएं जताई जा रही है। लेकिन पूरा जो एक संदेश जा रहा है पब्लिक डोमेन में, जो संदेश जा रहा है वो यही है कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। इस समय जरूरत है कि कांग्रेस जो संकट में अपने आप को यूनाइट करती, लेकिन इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है और अलग अलग नेता जो वो अपने बिल्कुल ऋषि, जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस में ये जो मतभेद है ये शुरू हो गया है, तो इसका फायदा आने वाले समय में बाकी पार्टीज को कैसे हो सकता है? क्योंकि एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, तो हर कोई अपना जनाधार मजबूत करने के लिए जम्मू की तरफ रुख कर रहा है और उस बीच अगर कांग्रेस में ये जो मतभेद है ये शुरू हो रहा है तो इससे बाकी पार्टियों को कितना फायदा हो सकता है और किस हद तक वो फायदा ये उठा भी सकती है? देखिए मैं सबसे पहले बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर और पीडीपी को लेकर। ये तमाम पार्टियां जो वो अभी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम पूरी तरह से कम बैक करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और एक तरफ अपनी पार्टी की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि हम भी इस बार जो वो गेम में है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी पार्टियों के नेताओं की बात करें तो उस समय वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। क्यों दामन थाम रहे हैं ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जब हमने 2 दिन पहले जब बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक थी तो हमने रविंदर रैना से भी बात की थी कि जिस तरह से ऑपोजिशन को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम खत्म नहीं कर रहे, ये जनता खत्म कर रही है। लेकिन झुकाव जो वो लगातार भाजपा की ओर इन नेताओं का होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ सीधे तौर पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में चुनावों में यहाँ काफी मुश्किलातें जो वो ऑपोजिशन को भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि भाजपा इस समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि उनके जो नेता इस समय
पार्टी, उनका जो परिवार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उनको काफी फायदा होगा। लेकिन एक तरफ जनता को भी देखना है कि जिन मुश्किलातों को जनता इस समय फेस कर रही है, जिन दिक्कतों को फेस कर रही है, उन दिक्कतों को भी सुनने का जो एक मायदा रखना है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रखना है, अगर अपनी उन्होंने पैठ बनानी है। लेकिन इस समय जो राजनीतिक जो इस समय गतिविधियां वो काफी इस समय सक्रिय हैं, तेज हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि वो जनता में जाकर पैठ बनाए, अपने वर्कर्स को मजबूत करें, अपना कैडर मजबूत करें। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी एक प्रयास कर रही है कि अपनी पार्टी को किसी तरह से मजबूत किया जाए, अच्छे से जोड़ा जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और ऋषि यहाँ पर सांबा से हमारे साथ जुड़े थे। और जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो यही खबरें निकलकर सामने आ रही है, ये जो तस्वीर है यही नजर आ रही है कि 2 गुटों में कांग्रेस पार्टी बट चुकी है, चाहे हम जीए मीर के गुट की बात करें या फिर गुलाम नबी आजाद के गुट की बात करें। लेकिन इस इंटरनल अफेयर की, यानी कि जो मतभेद चल रहा है कांग्रेस के बीच में, तो इसका फायदा बाकी पार्टी अब किस तरीके से उठाती हैं वो भी देखना होगा। तो चलिए अब राजौरी की तरफ रुख करते हैं, और राजौरी की अगर बात करें तो जहां पर अमृत महोत्सव में कोविड एसओपी की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, और वहीं पर आपको बता दें कि राजौरी में आयोजित कार्यक्रम में खुलकर सामने आ रही है लोगों की लापरवाही। और साथ ही साथ जम्मू के डिविजनल कमिश्नर की बात करते हैं तो डिविजनल कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी के भी यहाँ पर जो नियम है वो उनके सामने ही टूट रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। और जो लोग खुलकर लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, एसओपीज की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और नाइट कर्फ्यू का जो आलम है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। वहीं पर राजौरी की अगर बात करते हैं तो राजौरी में अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में सरेआम आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ना ही किसी व्यक्ति ने मास्क लगाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी उस समय वहां पर मौजूद थे जिनके सामने ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन किसी द्वारा कोई भी इस तरीके के निर्देश नहीं दिए गए जहां पर कोविड प्रोटोकॉल्स को वहां पर फॉलो करवाने की बात की गई हो। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं, तो चलिए जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले बात करेंगे अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जहां पर हमें साफ तस्वीरें देखने को मिल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। चुनिंदा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मास्क लगाया होगा और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर एसओपीज को ध्यान में रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर कार्यक्रम जब वहां किया जा रहा है तो क्या इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों से वहां पर पालन करवाया जाए, लोगों को बिना मास्क के अंदर कार्यक्रम में इजाजत ही ना मिले? बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजौरी में आज एक प्रोग्राम हो रहा है, पहले मैं आपको ये पूरा मंजर यहाँ का दिखाता हूँ। स्टेडियम पूरी तरह हुआ, पूरी तरीके से स्टेडियम में कोई खाली कुर्सी भी नजर नहीं आ रही, मगर देख सकते होंगे आप, अगर एवरेज निकाले तो हर 5 में से एक आदमी ऐसा होगा जिसे मास्क पहनना होगा, बाकी सभी लोग मास्क के बिना घूमते नजर आएंगे। हालांकि बार बार यहाँ से ऐलान किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, सिर्फ ऐलान ही किए जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आपको जो आपको मंदिर दिख रहा है पूरी तरह लोग आपसे बिना घूमते नजर आए। एक ऐलान किया गया था, आदमी निकाला गया था कि कहाँ जो भी के अंदर स्कूल में सभी बच्चे अपने लेकर स्कूल वाले जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक। और वहीं पर बात करें अगर हम अमृत महोत्सव की, तो 75वें आजादी का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है और उसी के तहत अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को जिला स्तर पर हर जगह पर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर राजौरी से जो तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कोविड एसओपी का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का और ना ही लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अगर बात करें हम लोग प्रशासन की, तो प्रशासन पर सवाल उठते हुए साफ नजर आ रहे हैं।
तो चलिए अब कठुआ की तरफ रुख करेंगे और कठुआ की बात करें अगर तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि कठुआ जीएमसी में की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल किया और हंगामा करते हुए परिजन नजर आए और शव को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर परिजन बैठ चुके हैं और जहां पर उनका प्रदर्शन जारी है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि अगर हम जीएमसी कठुआ की बात करते हैं तो जीएमसी कठुआ की कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल है वो खड़ा होना शुरू हो गए, जहां पर एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है और परिजनों का साफ कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के बाद ये जो सब महिला की जो मौत है वो इसी वजह से हुई है और अब वो प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया है, लेकिन वहीं पर प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या कोई भी नुमाइंदा उनसे मुलाकात करने आया और अगर पुलिस वहां पर पहुंची है तो पुलिस के साथ परिजनों की क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ जो आगे की कार्यवाही है वो की जा रही है, क्योंकि डॉक्टरों पर अगर इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर स्वास्थ्य विभाग पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी वो भी जानेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि परिजनों का क्या कुछ कहना है, डॉक्टरों पर अगर लापरवाही का इल्जाम लगाया जा रहा है तो वो क्यों लगाया जा रहा है, कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा मामला है ये सामने कैसे आया? जी बिल्कुल पल्लवी, ये 23 वर्षीय महिला है जो बरनोटी की रहने वाली थी और करीब 10 दिन पूर्व इनको जीएमसी कठुआ में यहाँ पर उपचाराधीन करवाया था और इनको यहाँ पर डिलीवरी इनकी हुई है। यहाँ पर ये महिला जो है गर्भवती थी और 10 दिन पूर्व भी इनको जीएमसी कठुआ में यहाँ पर भर्ती करवाया गया था। हालांकि इनकी डिलीवरी भी यहाँ पर हो चुकी थी और उसके बावजूद इनको अस्पताल में अभी उपचाराधीन रखा गया था। जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि इनको 3 से 4 दिन के भीतर छुट्टी कर देनी चाहिए थी, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको अपने पास रखा। उनका ये कहना था कि इनको थोड़ी देर और अभी यहाँ पर उपचाराधीन रहना पड़ेगा, लेकिन पिछले कल की इनकी तबीयत जो है अचानक बिगड़ गई, जिसकी वजह से जिसके बाद इनको जिस तरह के परिजनों का कहना है इनको ऑपरेशन थिएटर लेके जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई है। परिजनों का ये भी आरोप है कि उपचार के दौरान ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि इनको डेंगू है, लेकिन जांच नहीं की गई, इनके टेस्ट जो है वो नहीं करवाए गए। काफी आरोप जो है परिजनों की ओर से यहाँ पर लगाया गया है और इनके आरोपों को लेकर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध किया गया है और परिजनों द्वारा ये अपील की गई है, ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स इसमें दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। उनका ये भी कहना था कि इससे पहले भी कई ऐसे केसेस जो है जीएमसी कठुआ में हो चुके हैं जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही जो है वो यहाँ पर बढ़ती जो है सामने दिखाई दी है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। बिल्कुल सरबजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि परिजनों की बात करें तो यहाँ पर तस्वीरों में ये भी नजर आ रहा है कि जो पुलिस बल है वो भी मौके पर तैनात है वहां पर, तो क्या परिजनों ने पुलिस वालों से जो बातचीत की गई हो और उसके बाद कोई एक नतीजा सामने आया हो या फिर उनकी मांग को लेकर कोई कार्यवाही जो है वो हमें देखने को मिली हो कि हॉस्पिटल प्रबंधक के ऊपर की गई हो? जी बिल्कुल पल्लवी, आए दिन हम देखते हैं कि जीएमसी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन पर इस तरह के आरोप जो हैं वो समय समय पर लगते आए हैं और कई ऐसी इंक्वायरीज हैं जो एडीसी कठुआ जहां तहसीलदार कठुआ के नेतृत्व में यहाँ पर जांच बिठाई गई है। आज भी सिर्फ पुलिस प्रशासन जब यहाँ मौके पर पहुंचा है, डीएसपी हेडक्वार्टर यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, तो लोगों को आश्वासन दिया गया है कि पुलिस इस संबंध में जरूरी जो भी कार्रवाई है वो करेगी। आप डीसी कठुआ से मिले, डीसी कठुआ को के साथ भेंट करें और पूरे मामले से अवगत करवाएं। उनका यही कहना था कि जो भी इसमें जो पुलिस के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जिस तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1 घंटे के लिए उन्होंने अवरुद्ध रखा, तो पुलिस प्रशासन का यही कहना था कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो पुलिस प्रशासन करेगी, लेकिन आप हाईवे से हट जाएं, राजमार्ग को गाड़ियों के लिए बहाल कर दें। जो भी कार्रवाई होगी वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर उसके। तो सरबजीत, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अस्पताल प्रबंधक की बात करें तो डॉक्टरों पर लापरवाही का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है, तो क्या अस्पताल प्रबंधक द्वारा किसी भी तरीके का कोई बयान सामने आया हो इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे जिन्होंने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बरनोटी के करीब बंद किया है, इससे पहले इन्होंने जीएमसी कठुआ में भी रोष प्रदर्शन किया था। काफी समय तक ये रोष प्रदर्शन वहां पर करते आए हैं, उसके बाद इन्होंने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का रुख किया है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की अगर बात करें तो उनकी ओर से कोई भी अभी तक कोई बयान
जो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कल भी एक अस्पताल प्रबंधन पर यही आरोप लगा था कि एक नवजात की मौत यहाँ पर हुई थी। उनका ये कहना था कि जितनी भी यहाँ पर गर्भवती महिला उपचार के लिए यहाँ पर पहुंचती हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर जो फैसिलिटी है, जो सुविधा है, वो यहाँ पर नहीं दी जा रही और इसी सुविधा के अभाव के कारण यहाँ पर जो है मौतें हो रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, और सरबजीत यहाँ पर कठुआ से जुड़े थे और ये जो पूरा मामला है कठुआ से सामने आया, जहां पर परिजनों द्वारा अस्पताल प्रबंधक पर आरोप लगाए जा रहे हैं और साफ कहा जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये जो पूरा मामला है ये सामने आया, और जो महिला की मौत हुई है वो भी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्यवाही अस्पताल प्रबंधक पर की जाती है इस पूरे मामले के बाद। तो चलिए अब रुख करते अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह जिले में आज 1962 का युद्ध लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और असाधारण बहादुरी के प्रतीक रेजांग ला के शहीदों को समर्पित नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। लेह पहुंचने पर उपराज्यपाल आर.के. माथुर, सांसद जमयांग सेरिंग नंग्याल और सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट से उतरने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने बने नए वॉर मेमोरियल के लिए रवाना हो गए और वहां पर उन्होंने चुकशुल में 0 से 20 डिग्री नीचे के तापमान में 89 वर्ष पहले लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई पर 114 नायकों के रेजांग ला बैटल डे पर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद देश के शहीद सरहदों की रक्षा कर रहे सैनिकों का हौसला बढ़ाया। आपको बता दें कि मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में सेना के जवानों ने 18 दिसंबर 1962 को 5 घंटों में दुश्मन के साथ हमले नाकाम कर लद्दाख पर कब्जा करने की दुश्मन की साजिश को नाकाम बना दिया था और सेना की चुकुशुल ब्रिगेड ने रेजांग ला की लड़ाई की यादों को ताजा करने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत भी की है और पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने स्थित नया वॉर मेमोरियल दुश्मन को रेजांग ला और गलवान घाटी में मिले कड़े संदेश को याद रखने और अपनी हद में रहने का कड़ा संदेश दे रहा है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।